आइए, पहला पॉइंट एग्रीमेंट, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा दे मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा देयर इज शुड बी कंसेंसस एड इडम या फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ पीपल। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। देखिए, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए दोनों पार्टीज का, ए और बी या एक्स और वाई दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। मतलब दे शुड या दे मस्ट एग्री अप टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। दैट इज दे मस्ट, क्रक्स क्या है, दे मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो, देयर इज अ पर्सन ए, उसके पास में दो तरीके के घोड़े हैं, एक ब्लैक हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है। अब एक्स हमारा भाई आया और एक्स ने ए को ऑफर दिया, क्या तुम अपना घोड़ा मुझे 1,00,000 रुपए में बेचोगे? एक्स ने ऑफर देते वक्त दिमाग में क्या सोचा था कि वो ब्लैक वाले हॉर्स के लिए बात कर रहा है, और ए ने उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दी ये सोचते हुए कि एक्स ने उसे सफेद वाले घोड़े के लिए ऑफर दिया है। तो इसमें सारी बातें हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस भी है, दोनों ही पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट तो ये बन ही जाता है। पर मुझे एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, आर द पार्टीज एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? क्या उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है? नहीं, क्योंकि एक्स ने ऑफर देते वक्त क्या सोचा था, दैट आई एम गिविंग द ऑफर फॉर द ब्लैक हॉर्स, वेयर एज ए ने एक्सेप्ट करते वक्त क्या सोचा था, दैट आई एम एक्सेप्टिंग द ऑफर फॉर द व्हाइट हॉर्स। सो सिंस देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसे कि लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में कंसेंसस एड इडम भी बोला जाता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो दिस बीइंग वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट इस केस में पूरा हुआ हुआ माना नहीं जाएगा। हाँ, यदि एक्स ने ब्लैक हॉर्स का सोच के बोला होता और ए ने भी ब्लैक हॉर्स के लिए एक्सेप्टेंस दिया होता, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा होता इस केस में, और उस केस में बाकायदा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता। तो अभी तक के पांचों पॉइंट्स आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ट्री के राइट हैंड साइड में देखा था, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। एक्स ने वाई को ऑफर दिया, तुम्हारा बंबई में ये जो फ्लैट है, क्या तुम मुझे उसे 1 CR में बेचने को राजी हो या नहीं हो? क्या तुम मुझे 1 CR 1 करोड़ रुपीस में बेचोगे बंबई का वो फ्लैट? तो वाई ने लेकिन एक्स ने ये ऑफर देते वक्त वाई की कनपट्टी पे बंदूक रख दी, क्या तुम मुझे बेचोगे? बेचारा मरता क्या ना करता, कंसेंट देनी पड़ी, ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस देना पड़ा उस बेचारे को। लेकिन क्या इस तरीके की कंसेंट को हम फ्री कंसेंट बोल सकते हैं क्या? नो, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्री कंसेंट। तो दोनों पार्टीज, एक्स ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब हाँ भरा और वाई ने भी जब हाँ भरा, तो दोनों की कंसेंट फ्रीली आनी चाहिए। जिस किसी भी पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, तो फिर उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। सो टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। एक कंसेंट फ्री कब कहलाती है? when it should, यहां पर नॉट लगा लीजिएगा, it should not be obtained by misrepresentation, fraud, coercion, undue influence और mistake। ये ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे ली गई कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है।
तो एक कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी? जब व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक। ये पूरा एक चैप्टर है फ्री कंसेंट का, जब पढ़ेंगे तब ये पांचों टर्म्स आपको डिटेल में बताई जाएगी। बेसिक अभी आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के कंसेंट ली गई फ्री कंसेंट नहीं होती है, फ्री कंसेंट आनी चाहिए बेटा। पॉइंट समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल अभी सफिशिएंट है। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, कौन से? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देखिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। नंबर 2, there must be an intention to create legal relationship. Number 3, there must be lawful consideration. Number 4, the parties must be competent to contract. Number 5, there must be consensus ad idem, that is meeting of minds. Number 6, कंसेंट जो सामने वाली पार्टी की ली गई है टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आ जाइए नंबर 7, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ट्री के राइट हैंड साइड का एक और पार्ट आ गया, क्या आया? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी इलीगल और अनलॉफुल। एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था आपके साथ में कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एक एग्रीमेंट तो घर बनाने और बेचने के लिए, दूसरा एग्रीमेंट का एग्जाम्पल मर्डर करने वाला आपके साथ में डिस्कस किया था मैंने, याद आ रहा है कुछ? तो लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में ये वाला, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ में ये वाला। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, तभी वो अग्रीमेंट जो होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हर तरीके से सही होगा। तो फिर आइए पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी इलीगल और अनलॉफुल। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ में कहीं भी किसी भी लॉ में मना कर दिया गया हो कि नहीं इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स या चीजें नहीं करनी है। is of the nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent, कि यदि उसको अलाउ कर दिया गया, मतलब अपन पतली गली निकालने की कोशिश करते हैं ना कि चलो लॉ में तो मना किया गया है पर इसका एक बाईपास रूट है, अपन वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो अपन को वही ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएगा। सो यदि वो इस भी तरीके का है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इट वुड इनडायरेक्टली डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, या फिर किसी को धोखा देने के नियत से ऑब्जेक्टिव से आपने बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वर 3 पीपल, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। इन तीनों ने क्या अग्रीमेंट बनाया आपस में कि हम मिलेंगे, एक लूट को अंजाम देंगे और उससे जो भी हमें धन मिलेगा उसको हम बराबर आपस में तीनों बांट लेंगे। तो अब जो भी धन है ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसे आपस में बांटने के लिए ही है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप उन्हें लूट से मिला हुआ धन है, एक तो ऑब्जेक्टिव भी गलत और दूसरा इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ नॉट, कि धन नहीं लूटना है वगैरह। सो और इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, किसी को धोखा देने की नियत से ऑब्जेक्टिव से वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी दूसरे आदमी को किसी प्रकार की इंजरी या उसकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हो। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि ये अपने आप में एक पब्लिक पॉलिसी एक पूरा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। मोरालिटी के खिलाफ जो हो या जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, प्रोस्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाने हैं। आइए, agreements not declared to be void or illegal, yet another chapter, void agreements। खुद लॉ में वैसे एग्रीमेंट्स को गलत करार दे दिया गया है। Agreements which have been expressly declared void or illegal by law are not enforceable। तो वो क्या है? Contract is equal to agreement which is legally enforceable।
कुछ सर्टेन टाइप्स के एग्रीमेंट्स को लॉ ने पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट्स बना के रखा हुआ है, वॉइड एग्रीमेंट्स बताया हुआ है। तो वैसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं, चैप्टर में पूरा आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्टेनिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग कि कहां पर किस तरीके से व्हाट आर द 10 और 11 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स ने वाई से घर किराए पे लेने के, हाउस रेंट पे लेने के लिए एक अग्रीमेंट बनाया और बोला सर वैसे तो मैं इसका रेंट आपको 10,000 रुपए दूंगा और यदि ये हाउस मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं आपको 15,000 रुपए इसका रेंट दूंगा। ठीक है, तो क्या ये चीज एक्स के लिए क्या लकी है और क्या अनलकी है, ये बात वाई तो डिसाइड नहीं कर सकता। वाई बोलेगा नहीं ये चीज आपके लिए लकी है। ये ऐसा करने से इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट घुस गया या नहीं घुस गया। सो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। इफ नॉट, यदि वो नहीं है, एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। या तो 10,000 रुपए दूंगा या 15,000 रुपए दूंगा। ऐसा करने से अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है। ठीक है, क्योंकि लॉ में कहीं लकीनेस की कोई डेफिनेशन तो दी नहीं गई है कि ये इस चीजों को लकी माना जाएगा, इन चीजों को अनलकी माना जाएगा। तो ये एम्बिग्युइटी की बात हो गई है। सो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। एक्स एक ऑयल वेंडर के पास में जाता है जो केवल एक तरीके का ही ऑयल रखता है, विच इज मूंगफली का तेल। ठीक है, मूंगफली का तेल रखता है। एक्स ने बोला 100 लीटर तेल दे दीजिएगा भैया। ठीक है, यहां पर उसने भले ही नहीं बोला कौन सा वाला तेल देना है, पर चूंकि ऑयल वेंडर केवल मूंगफली के तेल में ही डील करता है तो फिर उस केस में अपने आप मतलब सर्टेन हो जाता है या नहीं हो जाता है। यही एक्स किसी दूसरे ऑयल वेंडर के पास में जाता है जो कि पीनट्स यानी कि मूंगफली का तेल भी रखता है, जो कि तिल का तेल भी रखता है, जो कि 4-5 तरीके के तेल रखता है। तो उस केस में एक्स ने बोला 100 लीटर तेल दे दीजिए, इसने भी बोला हाँ अच्छा दे देता हूं, तो फिर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट सिचुएशन टू सिचुएशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। इसमें वही एक पुराना एग्जाम्पल मैं आपके सामने काम लूंगा जहां पर दोस्त राम ने अपने दोस्त श्याम को बोला आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको बदले में आसमान से चांद और सितारे तोड़कर लाकर दूंगा। तो क्या आसमान से चांद और सितारे तोड़कर लाकर देना पॉसिबल एक्ट है बेटा? इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, दैट्स व्हाई इट कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप मुझे यदि 2 करोड़ रुपए देंगे तो मैं आपको मैजिक से खजाना ढूंढ के बताऊंगा। डूइंग मैजिक इज एन इम्पॉसिबल, finding a treasure by a magic trick is an impossible act in itself. There is no possibility of performance towards the same and hence it won't be able to become a contract because कौन सा essential element गायब हो जाता है? Possibility of performance वाला। आइए लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, necessary legal formalities। ये पॉइंट हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारा लॉ बोलता है उनके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज प्रेस्क्राइब कर देता है। कैसी? फॉर एग्जाम्पल, आप यदि घर कोई रियल एस्टेट जमीन का टुकड़ा या कुछ खरीद रहे हैं तो उसके लिए कैसी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी इन राइटिंग, यस, on some stamp paper. Number 2, it should be registered with the registrar, यानी कि हमारे यहाँ पर कोर्ट में जाके जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर उस एग्रीमेंट जो एक्स और वाई घर खरीदने और बेचने के लिए जो बना रहे हैं उसकी पूरी रजिस्ट्री होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे करी गई होनी चाहिए, वगैरह वगैरह।
तो ऐसी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करी जाए तो ही वो सही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। There are many contracts which must comply with legal formalities as to writing, registration, sign, etc. बहुत important point है, contract may be in oral or in writing। कभी भी ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट यदि कॉन्ट्रैक्ट केवल राइटिंग में ही बनाया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना जरूरी है, ये गलत धारणा है, गलत विचार है। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बोथ इन ओरल एज वेल एज राइटिंग। बेटा ओरल में भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, सोच के देखो, आधे से ज्यादा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स फोन पे बनते हैं या नहीं बनते हैं? अच्छा भाई साहब ये तेल क्या रुपए लीटर दिया कि साहब 100 रुपए लीटर, अच्छा 1000 लीटर भिजवा दीजिए। फोन पे ही ओरली ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ कंप्लीट हो गया, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रही हैं, दोनों पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन ओरल एज वेल। दिमाग में ये बात कभी मत लाना कि राइटिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बताई गई होती हैं, वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जिनके लिए बताई गई हैं उनमें वो पूरा करना जरूरी है, अदरवाइज उन्हें प्रॉपरली एनफोर्स नहीं कराया जा सकेगा। तो फिर ये 11 पॉइंट्स जो हमने देखे हैं, दोज आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 10 या 11 पॉइंट्स जो हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, और एक पॉइंट इसमें से हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो जहां जहां वो 10 पॉइंट लग रहे हैं सभी जगह 10 पॉइंट लगने कंपलसरी हैं। देखिए एग्रीमेंट्स के लिए 2 पार्टीज जरूरी हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं 10 पॉइंट्स और +1 ये जो 11th पॉइंट है, ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्ती उनकी कंसेंट नहीं ली गई होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। बेटा आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। We all the teachers are really working hard so that आप इस लॉकडाउन के समय में भी अपना पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। और यदि आपको कोई डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर इनिशियली जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हुआ था लेक्चर के बिगनिंग में, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में अलग अलग डेफिनेशंस लूंगा। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कुछ कैसा होना चाहिए इसका आइडिया होने लग गया है। तो मैं आपको एक बार ऑफर की जो लॉ में डेफिनेशन दी गई है, ऑफर या प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, प्रॉमिस की डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन, वेरियस डेफिनेशंस मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। और उन डेफिनेशंस के बाद में हम लोग ने एसेंशियल एलिमेंट्स कर लिए, हम लोग ने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, उसके बाद में हम वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।